बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, कल गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हैं। कौन सी पार्टी ये इंतखाबात अपने नाम करेगी? अमूमी तौर पर देखा जाता है जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाता है। मुस्लिम लीग नून ने भरपूर वहाँ पर कैंपेन की है। पीपल्स पार्टी की बात की जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर गए और उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी क्रिटिसाइज किया। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, वो कहती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पर नहीं मिली और बहुत सारे रहनुमाओं को वहां जाने से रोक दिया गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर हमें वहां पे कैंपेन करते नजर आए। क्या तहरीक इंसाफ वहां पर अपनी कोई जगह बना पाएगी या नहीं? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब 9 जून को अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की डेट दी हुई थी। कश्मीर के बेशतर इलाकों में एहतजाज हुए भी। कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है वहां से एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें अवामी एक्शन कमेटी का जो बुनियादी मुतालबा था कि 12 सीटें जो हैं इनको ख़त्म की जाए, जो कि मुहाजिरीन की सीटें थी, उसके खिलाफ ये करारदाद आई और फिर एक एपीसी भी बुलाई गई जिसमें अवामी एक्शन कमेटी ने शिरकत नहीं की और इस एपीसी ने भी वो 12 सीटें ख़त्म करने के हवाले से इसकी मजम्मत भी की और इसके खिलाफ भी जो है करारदाद के अंदर लिखा गया। अब राइट नाउ क्या होगा? कश्मीर के अंदर 9 जून को एहतजाज होगा। अगर अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करेगी तो उसको करने दिया जाएगा। आज 72 कारकुनान की गिरफ्तारी हो चुकी है और वजारत दाखिला की जानिब से इसको एक कल अदम तंजीम करार दिया जा चुका है। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफी जान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनके साथ हैं शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। जी भी इलेक्शंस पे बात होगी। शैला साहिबा खुलकर तनकीद कर रहे हैं आप मुस्लिम लीग नून पर और साथ में आपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तब्दील किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि अगर मैं शुरू करूं 2013 के इलेक्शन से, तो उसको हमने आरओ इलेक्शन कहा था और उसमें तो ये भी था कि हमें तालिबान की तरफ से शदीद धमकी थी और सारी पार्टीज़ बड़े खुश हो के जलसे कर रही थी। कोई कह रहा था तालिबान रुको मैं आ रहा हूँ, कोई कह रहा था अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हैं और हमें ये कहा था कि अगर आपने जलसे किए तो बॉम्ब गिरा दिए जाएंगे, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। 2018 का इलेक्शन तो सभी को पता है कि कैसा इलेक्शन था। तो उसको में तो फिर बाद में उसको बिल पास कराने के लिए भी उनकी ज़रूरत होती थी जिन्होंने वो इलेक्शन के रिज़ल्ट बनाए थे और फिर उनको कहा भी गया कि आप मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करा दें, हम आपको दोबारा बना देंगे। तो फिर 2022 का इलेक्शन, वो भी सबको मालूम है किस तरह का है, उसमें भी मसाइल रहे। हमारे मुल्क में इसी तरह के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन हिस्ट्री देखें तो सिर्फ 1970 का एक इलेक्शन है जिसको बेहतर करार दिया जाता है। और अब तो यह है कि पार्लियामेंट भी हांगी आती हैं और अब जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात है और आज़ाद कश्मीर की, तो उसका भी एक ट्रेंड है कि जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है वो उसी की गवर्नमेंट आती है, क्योंकि फिर इनके फंड्स के मसले होते हैं, ख़ास तौर पे जीबी में, और गंदम के मसाइल होते हैं और दूसरा जो अब So that means you are pretty much sure that Muslim League Noon will form the government. देखिए, ये होता है, लेकिन हमने पिछले इलेक्शन से एक वहाँ पे तरीक़ा डाला है कि मैं 3 इलेक्शन वहाँ की कैंपेन कर चुकी हूँ। तो पिछले इलेक्शन में चेयरमैन ख़ुद गए और उन्होंने वहाँ पे कैंपेन की और सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी बनी। लेकिन वहाँ सब जानते हैं कि 9 सीटें जो थी उनके रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा बेरहमी से तब्दील किया गया और फिर बाद में आपने देखा होगा कि जमील की सीट हमें मिली। और उससे पहले भी यही हुआ था कि उससे पिछले जो इलेक्शन थे गांचे में इंजीनियर इस्माइल की जो सीट थी वो ये लोग आप जब अपना क्लेम करते हैं कि पिछले इलेक्शन में 6 महीने रह गए, धांधली हुई है, तो आप ये मानने को भी तैयार हैं कि पीटीआई के साथ भी धांधली होती है और वो जो क्लेम करती है वो भी किसी ना किसी हद तक दुरुस्त है? देखिए, जो 2018 में इन्होंने किया वो ये काट रहे और हमारे साथ तो हमेशा हुई। हम तो कहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, तो जो 2018 में हुआ वो सबको पता है।
शफी जान साहब, वो कह रही क्या है कि हुआ था? 2018 तो में जो हुआ सबको हाल पता है, आप काट रहे हैं। और ऑलरेडी जो है पीटीआई अगर इस बात की क्लेमेंट बनती है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती है, वो कहती है आप लोग खुद किस तरह आए थे 2018 में? सबसे पहले कमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक जीबी इलेक्शन की बात है तो तमाम कौम ये तमाशा देख रही है कि कैसे तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया जा रहा है। ये धांधली की मुतरादिफ है कि आप किसी एक पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के लिए ही नहीं छोड़ रहे। वहां बिलावल साहब मौजूद है, आजादाना तौर पे अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। नवाज शरीफ मौजूद हैं, बाकी उनकी लीडरशिप मौजूद है, बड़े आजादाना तरीके से वो अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। लेकिन अमली तौर पर हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। आप देखेंगे कि 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान की अवाम इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को वोट ही देगी। आपको याद होगा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलायंस किया, उनका निशान पोलो मैन था, हमने वो निशान अपने उम्मीदवारों के लिए सेलेक्ट किया, अलायंस बनाई। लेकिन जब इनको पता लगा कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को एक निशान मिलने वाला है तो उन्होंने उस पर भी पाबंदी लगा दी। फिर हमारे उम्मीदवारान को आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। फिर जुनैद अकबर खान साहब के साथ जो हुआ, पहले गिरफ्तार किया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया। शायद खटक साहब, सलमान अकरम राजा साहब को नहीं छोड़ा गया, असद कैसर साहब को रोका गया। तो ये धांधली के मुतरादिफ है। वो तो कैंपेन कर रहे हैं अपनी, ये तो धांधली के मुतरादिफ है। हमारे उम्मीदवार इस वक्त आजाद हसीयत से इलेक्शन कमीशन ने उनको डिक्लेयर किया है। और दूसरी चीज ये कि वफाकी वज़रा वहां पे कह रहे थे मौजूद कि है। जो एनओसी लेकर जा सकते हैं वो चले गए हैं। बैरिस्टर गौर के पास एनओसी था, वो चले गए हैं। जो नहीं जा सके फिर उनका... मैं आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ कमर साहब, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसी पे आ रहा हूँ, एनओसी पे ही। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। जी जी, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, इमरान खान साहब उनकी जिद है। हम अपने उम्मीदवारों से इस वक्त कनेक्टेड हैं और हम उनको सिर्फ इस मैकेनिज्म पे काम करने का कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने वोट को महफूज बनाना है। जिस तरीके से 8 फरवरी को फॉर्म 47 का एक तल्ख तजुर्बे से हम गुजरे हैं, हम यही नहीं चाहते कि दोबारा इस किस्म का कोई भी तजुर्बा गिलगित बल्तिस्तान में हो। और ये हुकूमत जो है इस किस्म की वारदात के लिए तैयारी कर रही है। वहां पे इस वक्त वफाकी वज़रा मौजूद हैं जो तरक्याती पैकेजेस दे रहे हैं, जो लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। अगर ये हमारे सूबाई कोई वजीर होता या तहरीक इंसाफ के वज़रा होते, अभी तक इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई कर चुका होता, नोटिस पे नोटिस दे चुका होता। लेकिन इनकी खामोशी अजीब ही है, इलेक्शन कमीशन हरकत में ही नहीं आ रहा। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने सिर्फ इस मैकेनिज्म पे काम करना है कि हमने अपना वोट फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे कैसे कन्वर्ट करना है। अपना वोट बचा के क्या कर लिया मुझे बताएं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस की बात की जाए, रिसेंट रिपोर्ट फाफिन की जो है वो 374 आप लोगों की एप्लीकेशंस थी इंतखाबी उज़रदारियों की, जिसमें से 242 तो आपकी वैसे ही रिजेक्ट हो गई, मुस्तरद हो गई। फिर आपका वो बयानिया कि हम फॉर्म 47 फॉर्म 45 को लेकर चल रहे हैं, कहां पर गया? जब इलेक्शन कमीशन ने आपकी सुनी ही नहीं तो फिर आप क्या लीगल तौर पे बेसिस पे आप अपना नैरेटिव बनाएंगे कि ये हमारे साथ हुआ, ये देखें उसका ये रिजल्ट हमारे सामने है? या तो आप बहुत बड़े सादे हैं या मैं बहुत बड़ा सादा हूं। आप इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या उम्मीद रखते हैं? आप फाफिन की रिपोर्ट से, की अदालतों से क्या उम्मीद रखते हैं? नवाज शरीफ जो एक शिकस्त खुर्दा आदमी है, जो यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, जो मनसेरा से हारा हुआ है। यास्मीन राशिद की जो पिटीशन थी फॉर्म 47 या इलेक्शन कमीशन के या इलेक्शन के हवाले से, वो इसलिए रिजेक्ट हुई कि यास्मीन राशिद के जो दस्तखत है वो उन्होंने नहीं किए। तो ना हल्का खोला गया, ना बैग्स खोले गए, ना फॉर्म 45 देखा गया। और आपको याद होगा कि रात के 3 बजे नवाज शरीफ के हल्के का आरओ चेंज किया गया था। किस लिए चेंज किया गया था? इसलिए चेंज किया गया था कि फॉर्म 45 से फॉर्म 47 बनाना था। ठीक है, मैं इसके पर आपकी जानिब बढ़ूंगा, लेकिन शैला साहिबा से पूछना ये चाहूंगा कि आप लोग विफाक में साथी हैं, मुस्लिम लीग नून और आप, लेकिन जब वहां पे आप कैंपेन कर रहे होते हैं तो नारे अल्टीमेटली एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। हम मानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स में एक दूसरे के खिलाफ नारे लगते हैं, लेकिन क्या अब जो अवाम है वो इतनी बाशऊर हो गई है, वो इसको बाय करेगी कि आप एक जगह विफाक में साथ बैठे हुए हैं, हुकूमत बनाई हुई है, महंगाई अवाम पे जो है सर चढ़ के बोल रही है, और दूसरी जानिब आप एक दूसरे के नारे लगाते हैं कि देखें वहां पे इनकी कारकर्दगी ऐसी थी, हम तो इसमें शामिल नहीं है। फिर दूसरी पार्टी कहती है कि आप बताएं कराची बनना चाहिए या लाहौर बनना चाहिए। तो शैला साहिबा इसे कैसे डिफेंड करेंगे? अच्छा, जैदी साहब मैं इसको ये करूंगी कि पहली बात तो ये कि हम उनके सपोर्टर हैं, उनके पार्टनर नहीं है, जैसे कि तहरीक इस्तेकाम पार्टी है। हम उनके सपोर्टर हैं और ये हमने
ऑफर पीटीआई को भी दी थी कि आपकी सीटें ज़्यादा हैं, आप गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि इस पार्लियामेंट को हमने बंद नहीं करना है। जब पीडीएम में थे हम, जब भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अब रही बात, एक तो मैं शफी जान को ये कहूँगी कि वहाँ पे किसी के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। ये इस दफ़ा नया इन्होंने टुंटा अटकाया है गवर्नमेंट ने। मैं 3 इलेक्शन वहाँ के लड़वाए हैं और एक महीने में गिलगित में रही हूँ, 1 महीने बल्तिस्तान में रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जगहें देखी हैं जो किसी ने नहीं देखी होंगी। मैं गांछे की भी उस जगह पे गई जहाँ से 800 किलोमीटर की पर सियाचिन है, और उसके अलावा जो है मैं स्कर्दू 2 में जो है मैं चुंदा एक गांव है जो हाईएस्ट है। इसके अलावा स्कर्दू में ही एक जगह है मंठो, इन और अस्तोर में भी मैं जा चुकी हूँ और नलतर में भी जा चुकी हूँ। सब जगह मैंने कैंपेन की है, तो कोई ये एनओसी नहीं होता। हाँ, फेडरल मिनिस्टर्स नहीं जाते जो कि गए हुए हैं और छुप के काम कर रहे हैं। दूसरे कि गिलगित बल्तिस्तान का एक कल्चर है, वहाँ पे जो है लोग बड़ा मिलजुल के रहते हैं, और जब आखिरी साल होता है गवर्नमेंट का, वो उसी वक्त ऐलान कर देते हैं कि अब हम कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि वो फेडरल की गवर्नमेंट से लड़ रहे होते हैं। जैसे पिछले इलेक्शन में नून लीग के 14 उम्मीदवार जो थे वो आखिरी वक्त में उठ के पीटीआई में चले गए थे। तो ये वहाँ एक दूसरे के वहाँ से वो आपस में लड़ते नहीं हैं। अकबर ताबान साहब जो कि मेहदी शाह के अपोनेंट हैं, उनके खालाजाद भाई भी हैं। जब मैं इलेक्शन लड़ने गई तो उनके यहाँ किसी की डेथ हो चुकी थी, मैं सबसे पहले उनके यहाँ ताज़ियत के लिए गई, क्योंकि ये एक तरीक़ा है। इसी तरह कश्मीर में भी जब हम बाग में थे तो पीटीआई के एक प्रोफेसर थे, उनकी डेथ हो गई थी, हमने अपनी कैंपेन एक तरफ की और पहले उनके यहाँ आप सही कह रही तो हैं कि ये वहाँ पे पंजाब की 5000 पुलिस की जरूरत नहीं थी। नहीं, और दूसरी बात ये कि ये तरीका नहीं है कि एकदम सारे लोगों को, जिस तरह से शफी जान साहब कह रहे हैं कि अगर हमारा वोट चोरी हुआ तो हम धरना देंगे, जीबी को बंद करेंगे। आपकी 8 सीटें चोरी हुई, आपने कोई धरना नहीं दिया, आपने एहतजाज जो है अपना रिकॉर्ड जरूर कराया, मीडिया पे जरूर लेके आए। इस दफा अगर आपके साथ धांधली होती है तो आप भी क्या पीटीआई के साथ मिलकर जीबी बंद करेंगे? देखिए, कोशिश होगी कि होने ना दिया जाए। मैं मानती हूँ कि ये बड़ी गलत बात है कि किसी पार्टी को एक्सेस मिले, किसी को नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि 2013 में हमारे साथ क्या हुआ था और हमें कोई कैंपेन की इजाज़त नहीं मिली थी, मैंने बताया ना आपको, और हमें बहुत उसकी तकलीफ़ रही थी, फिर भी आरओ इलेक्शन किया था। तो मैं ये समझती हूँ कि ये गलत बात होती है, और एमडब्ल्यूएम के साथ मिल के ये लोग लड़ रहे हैं और इनका राइट है कि ये इलेक्शन लड़े, और ये बड़ा गलत तरीका है किसी भी पार्टी के साथ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर शफी जान साहब से पूछेंगे कि वो 10 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, क्या बजट वाले दिन एहतजाज करेंगे या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।